इस बीच यूक्रेन और रूस के बीच जो ताज़ा बातचीत हुई है, कुछ बातों पर आपसी सहमति बन गई है, जैसे कि शांतिपूर्ण तरीके से नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारा बनाने और सबसे भीषण लड़ाई वाले इलाकों में दवाइयां और खाद्य सामग्री पहुंचाने को लेकर सहमति बनी है। और इस वक्त हमारे साथ जो हालात बने हुए उस पर चर्चा के लिए शीतल शर्मा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज JNU से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए शीतल जी। शीतल जी, यहाँ पर बातचीत की बात हो रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच अब तक 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। सेकेंड राउंड में ये सहमति जरूर बनी है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारा होगा और जो भीषण जहां पर लड़ाई छिड़ी हुई है उन इलाकों में दवाइयां और खाद्य सामग्री पहुंचाने को लेकर दोनों में सहमति बनी है। आने वाले वक्त में क्या लगता है, बातचीत के जरिए युद्ध विराम भी संभव लग रहा है क्या? जया, बहुत अच्छा है कि बातचीत हुई है और एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो सिविलियंस हैं, जो नागरिक हैं, उनके लिए दवा पहुंचाना या खाना पहुंचाने या सेफ पैसेज देने के लिए बातचीत कुछ हद तक सफल हुई है। पर जिस तरह का डिस्ट्रक्शन का मंजर जो आप ये विध्वंस होता देख रहे हैं, वहां पे ये भी कर पाना सबसे बड़ी तो ये समस्या होगी कि कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कौन से ग्रुप्स हैं जो ये यहाँ पर पहुंचाएंगे। पहली बात ये। दूसरा हो रहा है पलायन, और जिन लोगों को जो इन अटैक्स में जिनको चोट पहुंच रही है या जो सफर कर रहे हैं, उनको किस तरीके से हॉस्पिटलाइज किया जाए या नजदीकी सुविधाओं तक पहुंचाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब तीसरी बात है, जैसे हमारे भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं तो इनको सेफ पैसेज देने के लिए कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, इसमें रशिया और यूक्रेन दोनों की सहमति होनी चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटीज को भी लेकर। जो अब बात आई कि आगे क्या होगा, देखिए तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक हुआ है, इसका एक थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजिक मीनिंग भी है। ये एक संपूर्ण रूप से न्यूक्लियर अटैक नहीं है, पर कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि ये भी हो सकता है, वेट फॉर समथिंग। क्योंकि रशिया जो है वो एक ऐसे इशू पे अड़ा हुआ है, अब नाइदर इट कैन पुल बैक, क्योंकि इसने इतना कुछ कर दिया है कि अब वापस ही होना रशिया के लिए भी थोड़ा वो रहेगा कि भाई फिर आपने इतना क्यों किया। शीतल जी, यहाँ ये एक अहम बिंदु आपने उठाया है, क्या रशिया के सामने भी अब इस युद्ध को अंजाम देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है? यूक्रेन के सामने क्या विकल्प है, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। तो हालात किस तरह के बने हुए हैं रूस और यूक्रेन के बीच, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर शीतल शर्मा हमारे साथ हैं। प्रोफेसर शीतल, यहाँ पर रूस और यूक्रेन के सामने क्या क्या विकल्प हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे थे, क्या कहेंगे आप? प्रोफेसर शीतल, आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी जय जी बताएं। सबसे पहला तो ये है कि अगर युद्ध यहीं पे समाप्त किया जाता है तो पूरी मानवता के लिए बहुत अच्छा होगा। अब रशिया क्या डिमांड कर रहा है? रशिया बहुत वर्षों से कह रहे हैं, 10-15 वर्षों से ये डिमांड कर रहा है कि एक कॉन्क्रीट गारंटी नाटो हमें दे कि वो हमारे बॉर्डर पर आकर नहीं रोकेगा, क्योंकि रशिया के अपने इश्यूज हैं रिलेटेड टू सिक्योरिटी, सर्वाइवल, और अब तो सेल्फ हेल्प पे उतर आया। अब क्या हो सकता है युद्ध का परिणाम और कहां पे जाकर ये रुक सकता है? यदि पूरा का पूरा यूक्रेन रशिया के कब्जे में आ जाता है, जो कि मुझे मुश्किल लगता है। 9 दिन हो गए हैं, अभी तक यूक्रेन ने गिव अप नहीं किया है। उसके हिम्मत की भी दाद देनी चाहिए, और किस तरह फाइट पुट अप कर रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया है। हालांकि उनको अभी तक कोई ऐसी ठोस सहायता नहीं मिली है, नाटो की तरफ से तो मिल ही नहीं सकती क्योंकि वो नाटो का मेंबर ही नहीं है, और ना ही EU की तरफ से। हाँ, हथियार सप्लाई की जरूर उनको मदद मिल रही है। तो पहली बात तो ये कि यूक्रेन अगर पूरा नाटो पूरा रशिया ले लेता है तो रशिया तो खुद ही नाटो के बॉर्डर पर आ जाएगा, पहली बात, जो वो नहीं चाहता है। दूसरा, रशिया का ये हो सकता है एम की एक पावर चेंज हो जाए, जिससे कि वहां पे जो है वो रशिया कंट्रोल गवर्नमेंट आ जाए, जो अभी उनके हाथ में नहीं है। तीसरा एम ये भी हो सकता है कि यूक्रेन 2 भागों में बढ़ जाए, तो जो वेस्ट का यूक्रेन है वो भले ही नाटो कंट्रीज के बॉर्डर पे रहे, पर एक न्यूट्रल बफर जोन रहे जहां पे नाटो की प्रेजेंस ना हो, और एटलीस्ट जो ईस्टर्न यूक्रेन है वो इनके रशिया के कंट्रोल में रहे।
पांचवा ये भी हो सकता है कि यूक्रेन जो है, जो क्राइमिया पे अपना एनेक्सेशन के बाद अपना क्लेम पुट अप कर रहा है, वो उसको बिल्कुल छोड़ दे, जिसको कहते हैं रिलिंक्विश कर दे। ये भी हो सकता है कि वो अपना क्लेम ना डाले। और जो कुछ दो बड़े इलाके हैं डॉन्स्क के और लुहांस्क के, उसके जो रेबल कंट्रोल क्षेत्र हैं रशिया, उनमें भी ये चाहता है कि उनको ऑटोनोमस रीजन्स बता दिया जाए, ताकि वहां पे रशियन पॉपुलेशन और रशियन गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे, और वो जो है वो एक बफर जोन की तरह एक्ट करें कि बीच में आप नाटो कंट्रीज के बॉर्डर के साथ नहीं सटे हैं। जी शीतल जी, जी बिल्कुल प्रोफेसर शीतल, आपने बेहतरीन तरीके से समझाया क्या क्या विकल्प इस समय रूस और यूक्रेन के सामने हैं, और साथ ही आगे क्या क्या इस युद्ध से संभावनाएं होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शीतल हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।